वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज इस क्लास में बायोलॉजी का इस क्लास में हम आज पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मानव पाचन तंत्र। तो फ्रेंड्स, पाचन तंत्र में हमने पढ़ने से पहले आपको बता दें थोड़ी सी कि अगर इससे पहले हमने 2 क्लास ले रखे हैं, उन सारे क्लास को आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो आप उन सारे क्लास के लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, वहां से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो और आगे हम बताते हैं जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो था मानव पाचन तंत्र, इसके हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे थे। पहला पार्ट था एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा पार्ट था रिलेटेड ग्लैंड। यानी जो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड जो भी ग्लैंड है उसको हमने अलग डिवाइड किया था, क्योंकि एक एक करके उसको भी समझेंगे क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि जो पहला था एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो जो आहार नाल था उसके भी कई पार्टों में डिवाइड हुआ था। जैसे हम बात कर ले बकल कैविटी, उसके आगे हम बात करें तो फेरिंक्स भी होता है, और बात कर ले यहाँ पे आगे इसके तो ग्रास नली यानी ओसियोफेगस, स्टोमक, स्टेंटाइन, ये सारी चीजें आते हैं इसमें आहार नाल में। तो इन सारी चीजों को एक एक करके हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से इस टॉपिक से जो है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम हर थ्योरी के बाद क्या करते हैं, एमसीक्यू लेके आते हैं। जो भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू होता है, जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे हुए थे, उन सारी चीजों को हम लेके एमसीक्यू में आते हैं, जो कि जो डाउट थ्योरी में रह जाता है वो क्या है एमसीक्यू में आके क्लियर हो जाता है। फ्रेंड, थ्योरी वाले सेक्शन को आप जरूर देखा करें। जैसे कि हम जब भी ये समाप्त हो जाता है थ्योरी सेक्शन तो हम एमसीक्यू लगाते हैं, और जैसे कि इस बार ये लगभग सैटरडे कल तक ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, और हम संडे को क्या करेंगे एमसीक्यू आप लाइव करेंगे, लाइव लेके आएंगे आपके सामने। और आप वहां पे अगर हमारे थ्योरी सेक्शन को आप देखे होंगे तो आप एमसीक्यू आसानी से वहां पे लगा लेंगे। तो हम टेस्ट रूप में लेके आएंगे, उसको लाइव करेंगे आपके साथ, और आपको देख के उसका आंसर बताना होगा उन सारे क्वेश्चनों को। साथ में हम तो वहां बताएंगे ही, लेकिन आपको अटेंड करना भी जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट है, हमने सबसे पहले बकल कैविटी को पढ़ लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, बकल कैविटी में हमने पढ़ लिया। बकल कैविटी में और थोड़ी सी बता दें क्या क्या पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स, बकल कैविटी में हमने जैसे टीथ पढ़ लिया है, टंग पढ़ लिया है, ठीक है, इन सारी चीजों को पढ़ लिया है, और टीथ के बहुत सारे टाइप पढ़ लिए हैं। तो वो सारे चीज क्लियर कर लिए, वो चीज तो हम आज पढ़ने वाले हैं। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला पार्ट आ जाता है ओसियोफेगस। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बकल कैविटी है, बकल कैविटी में भोजन को हमने क्या कर लिया, काट लिया, पीस लिया, और अच्छे से उसको सलाइवा के द्वारा मिला दिया, और लगभग क्या है कार्बोहाइड्रेट की बात करें हम तो 70% उसका वहां पे डाइजेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, बाकी के और जो प्रोटीन की बात कर लें और लिपिड की बात कर लें तो प्रोटीन और लिपिड का वहां पे डाइजेस्ट नहीं होता है मुंह में। और क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पे थे, जैसे कि सबसे अगर पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, सर्वप्रथम सबसे पहले पाचन कहाँ से होता है, तो सबसे पहले पाचन बकल कैविटी यानी मुंह से होना स्टार्ट हो जाता है। किस चीज का होता है, तो सबसे वहां पे कार्बोहाइड्रेट का 70% पाचन होता है। ठीक है, तो जो अगला पार्ट है ओसियोफेगस। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है ओसियोफेगस। ठीक है फ्रेंड्स, ओसियोफेगस के अगर हम बोले यहाँ पे हिंदी में, इसको बोलते हैं ग्रसनी यानी ग्रास नलिका। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ग्रास नलिका भी बोलते हैं, या तो फिर इसको और क्या बोलते हैं, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप। ठीक है, फूड पाइप, क्योंकि फ्रेंड्स जो ओसियोफेगस होता है उसी के माध्यम से जो भोजन बकल कैविटी में जो भोजन वहां पे सलाइवा में मिलता है, उस सलाइवा से सना हुआ भोजन आमाशय तक किसके माध्यम से जाता है, ओसियोफेगस से। अगर ओसियोफेगस की बात करें, यह इसकी लंबाई कितनी होती है लगभग, तो जो ओसियोफेगस होता है इसकी लंबाई लगभग 25 सेमी का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओसियोफेगस का लंबाई कितना होता है, 25 सेमी के लगभग होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर ले, जो ओसियोफेगस होता है, ओसियोफेगस में 2 पाइप आते हैं, एक फूड पाइप आता है और एक विंड पाइप आता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बकल कैविटी, यहाँ पे अगर डायग्राम के माध्यम से आपको बताया जाए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम जैसे बात करें कि ये क्या है, ओसियोफेगस, ये ओसियोफेगस है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है ये दोनों चीजें, ओसियोफेगस।
ठीक है फ्रेंड्स, वैसोफेगस। फ्रेंड्स जो वैसोफेगस होता है वो कहां से ज्वाइंट होता है? बकल कैविटी। और बकल कैविटी का सबसे लास्ट वाला भाग क्या बोलते हैं हम? जो लास्ट वाला भाग होता है क्या है, इस तरह से आता है जो, ठीक है, वो क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम नीचे बना देते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से आ नहीं पा रहा है। तो हम यहाँ पे ओसियोफेगस की बात कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओसियोफेगस कुछ इस तरह से इसके पार्ट होते हैं, ठीक है, ओसियोफेगस, वैसोफेगस, ठीक है फ्रेंड्स, वैसोफेगस है। और वैसोफेगस से ऊपर क्या है, इस तरह से एक पाइप आया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं, फेरिंग्स, ठीक है फ्रेंड, क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स ये बकल कैविटी के ही भाग होता है। इधर से मुख वाले पार्ट से आता है भोजन, फूड आता है इधर से, ठीक है, और इधर क्या है, नोज वाले पार्ट से क्या आता है? नोज वाले पार्ट से यहाँ पे एयर आता है, ठीक है फ्रेंड। इधर से क्या है, इधर से फूड वाला पार्ट आता है और इधर से एयर आता है। यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये क्या है, ये कॉमन पाइप है, फूड और एयर के लिए, दोनों के लिए कॉमन पाइप है, जिसे क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। फेरिंग्स अगर हिंदी में बोले तो इसे ग्रसनी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ग्रसनी। अब ग्रसनी कहां से जुड़ती है? ग्रसनी इस वाले पार्ट पे जुड़ती है। जो अगला हमें पढ़ना है ओसियोफेगस, ओसियोफेगस से कहां जुड़ती है? इस वाले पार्ट पे जुड़ती है, इस वाले पार्ट पे। तो जो ये भोजन और हवा लेके आती है, तो यहाँ पे एक क्या होता है, यहाँ पे एक वाल्व होता है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वाल्व होता है, जिसको क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस, या इसे घट ढक्कन भी बोलते हैं, घट ढक्कन, ठीक है। ये जो एपिग्लॉटिस होता है यहाँ पे लगा हुआ, फेरिंग्स और ओसियोफेगस के बीच में उसको क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। और ये क्या होता है, हिंदी बोले तो घट ढक्कन होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है? ये एक स्विच की तरह काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या काम करता है? एक स्विच की तरह काम करता है। स्विच की तरह कैसे काम करता है? जैसे कि हम ऊपर से क्या है, भोजन, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फेरिंग्स के माध्यम से नजल कैविटी और यहाँ पे फूड कैविटी के माध्यम से जो आ रहे हैं इस फेरिंग्स में, वो लेके आ रहा है यहाँ पे क्या करता है? अगर यहाँ पे एपिग्लॉटिस नहीं होगा तो क्या होगा? भोजन किसी भी विंड पाइप में भी चला जाएगा और फूड पाइप में भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करता है? ये ढक्कन स्विच की तरह काम करता है। और स्विच की तरह कैसे काम करता है हम इसको देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आके इस भाग से क्या हो जाता है, इधर जो है, इधर ये भोजन फूड पाइप में चेंज हो जाता है, फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप में चेंज हो जाता है। और जो इधर वाला भाग है, ये वाला, ये क्या है, विंड पाइप में चेंज हो जाता है, विंड पाइप, ठीक है फ्रेंड्स, विंड पाइप में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे जब हम भोजन करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये वाला पार्ट खुल जाता है। जब भोजन यहाँ पे आता है तो क्या होता है, इसमें वाइब्रेशन होता है। और ये बहुत ही पतली लेयर की बनी होती है जो थोड़ी सी वाइब्रेशन होने पे खुल जाती है। तो जब भोजन आता है तो ये वाला पार्ट खुल जाता है और भोजन यहाँ से इधर आके इधर आ जाता है। और ये जो आगे ये जो पाइप भोजन वाला आया होता है, ये कहाँ चला जाता है, ये यहाँ स्टोमक में, स्टोमक में जाके खुलता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जब भोजन हम बंद कर देते हैं, भोजन नहीं आता है, जब एयर आता है तो क्या है, ये वाला पाइप क्या है, ये जो पाइप है ये बंद हो जाता है और ये वाला खुल जाता है। और यहाँ से क्या है, यहाँ से एयर एंट्री करता है और ये कहाँ खुलता है जाके, ये जो पाइप होता है विंड पाइप इधर जाके लंग्स वाले पार्ट में खुलता है, लंग्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो ओसियोफेगस होता है, ओसियोफेगस वो क्या करता है, इसमें कोई यहाँ पे क्वेश्चन एक बन जाता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक है।
तो ये जो ओसियोफेगस है, जो ग्रसनी या ग्रास नलिका है, जिसे आहार नलिका भी बोलते हैं, इसमें क्या है, भोजन का कोई पाचन नहीं होता। ये क्या काम इसका मुख्य कार्य होता है, भोजन को बकल कैविटी से लेके आना और आमाशय तक छोड़ना। ठीक है, बकल कैविटी से भोजन को लेके आना और आमाशय तक इसको ले जाके छोड़ना, मुख्य कार्य इसका होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होगी जो हम ओसियोफेगस यहाँ पे समझ रहे थे, ओसियोफेगस के बारे में। अब अगला पार्ट यहाँ पे आ जाता है स्टोमक। ठीक है, क्योंकि जो भोजन था बकल कैविटी में कटा पीटा और वहां पे क्या हुआ, थोड़ी सी डाइजेस्ट हुई, उसके बाद ओसियोफेगस के माध्यम से कहां तक आ गई, आमाशय में आ गया। ठीक है, स्टोमक में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, स्टोमक यानी आमाशय में, आमाशय। फ्रेंड्स, ओसियोफेगस के द्वारा जो फूड था वो कहां तक आ गया, स्टोमक तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो स्टोमक होता है, स्टोमक वो क्या होता है, ये लगभग 30 सेमी लंबा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 30 सेमी लंबा होता है। और ये जो स्टोमक का आंतरिक भाग होता है वो क्या है, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक से बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एपिथेलियम ऊतक से बना होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें कुछ धसे हुए भाग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें क्या है, कुछ गड्ढे बने होते हैं। गड्ढे बने होते हैं मतलब धसे हुए भाग होते हैं, उनके लेयर के जो स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक होते हैं, जो स्टोमक के अंदर साइड में वहां पे धसा हुआ भाग होता है। धसे हुए भाग में ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ग्लैंड पाया जाता है। ग्लैंड, उस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि। हिंदी में बोले तो जठर ग्रंथियां। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोले तो गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं और कुछ एसिड पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये जठर ग्रंथियां होते हैं स्टोमक में, उसमें क्या है, HCl एसिड पाया जाता है। और यहां पे पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, ये दोनों क्या है, एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम, ठीक है फ्रेंड, एंजाइम। तो इसमें क्या है, HCl एसिड पाया जाता है और दो ये पेप्सिनोजेन और प्रोरेजिन, ये क्या है, एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनं भाग होते हैं, ये क्या है, पेप्सिनोजेन और प्रोरेजिन, ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, इनएक्टिव फॉर्म में निष्क्रिय पड़े होते हैं वहां पे। ठीक है, जब भोजन आता है आमाशय में तो क्या होता है, HCl का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, HCl का ये सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। तो भोजन के साथ अगर HCl की बात करें कि क्या काम होता है, तो HCl का काम होता है कि जो भोजन के साथ जो बैक्टीरिया वायरस आते हैं उसको क्या करता है, ये किलिंग का काम करता है। इसके साथ साथ जैसे कि हम अगर मांस यूज कर लेते हैं कभी, तो उसके साथ हम हड्डी भी खा लेते हैं, लेकिन वो क्या है, गल जाता है। ठीक है, तो गल जाता है किसके माध्यम से, तो HCl है जो कि क्या है, एडवांटेज जो आते हैं हमारे भोजन के साथ उनको क्या करता है, गला देता है, उनको क्या कर देता है, गला के पाचित कर देता है। इसके बाद भोजन क्या है, वहां लगभग 1 से 1.5 घंटे भोजन आमाशय में रुकती है। भोजन का लुगदी होता है, क्रमानुकुंचन क्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है, क्रमानुकुंचन क्रिया, जिससे क्या है, भोजन का लुगदी बन जाती है। क्या होता है, भोजन का लुगदी बन जाती है, लुगदी। इसको क्या कहते हैं, लुगदी जो बनती है भोजन, उसको कहते हैं कायिक में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जब HCl क्या करती है, फिर पेप्सिनोजेन और प्रोपेरेजिन को क्या करती है, रेनिन को
एक्टिव कर देती है। इनसे रिएक्शन करा के जो एसिड होता है, इनसे रिएक्शन करा के ये क्या करती है, एक्टिव कर देती है। तो जो पेप्सिनोजेन होता है वो एक्टिव होके पेप्सिनोजेन HCl के माध्यम से HCl से रिएक्शन करके एक्टिव हो जाता है, और वो किसमें चेंज हो जाता है, HCl से क्रिया करके पेप्टोन में। ठीक है फ्रेंड्स, किसमें हो जाता है, पेप्सिन में, पेप्सिन में हो जाता है। ठीक है, पेप्सिन में हो जाता है, और जो भोजन के साथ प्रोटीन आया होता है उसको पेप्सिन क्या करती है, पेप्टोन में चेंज कर देती है, पेप्टोन। ठीक है फ्रेंड्स, किसमें चेंज कर देती है, पेप्टोन में। जो प्रोटीन आए होते हैं, प्रोटीन भोजन के साथ आए होते हैं, उसको किसमें चेंज कर देती है, पेप्टोन में। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं एंजाइम। जो प्रोरेजिन होता है वो क्या है, HCl से क्रिया करके प्रोरेनिन और HCl इसको एक्टिव करके क्या कर देती है, रेनिन में चेंज कर देती है, रेनिन। और रेनिन क्या करता है फ्रेंड्स, जो हम दूध खाते हैं उसको क्या करती है, ये मिल्क को, तो ये जो मिल्क को किसमें चेंज कर देती है, ये केसिन में। किसमें चेंज कर देती है, केसिन में। ठीक है, केसिन में चेंज कर देती है। और ये मिल्क को कितना है, 100% चेंज कर देती है। जो दूध होता है वो अमाशय में ही क्या होता है, केसिन में 100% चेंज हो जाता है। लेकिन ये जो पेप्सिनोजेन है, वो पेप्सिन जो है, यहाँ पे पेप्सिन प्रोटीन को क्या करता है, यहाँ पे केवल 90% ही पेप्टोन में चेंज करता है। ठीक है, और 10% आगे ये क्या है, 10% आगे जब छोटी आंत में जाती है वहां पे इसका चेंजिंग होता है। ठीक है, तो उसको हम आगे देख लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ से और क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे हम यहाँ पे बात करें कि जो अमाशय होता है उसमें HCl होता है, और HCl क्या है, इतनी तगड़ी एसिड है, तो HCl अमाशय में होने के बाद अमाशय अंदर जलता क्यों नहीं है, तो उसका एक रीजन है, क्योंकि अमाशय वाले पार्ट में क्या है, अमाशय वाले पार्ट में एक लेयर पाया जाता है। क्या, एक लेयर, एक परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, म्यूकस। क्या कहते हैं, म्यूकस लेयर। ठीक है फ्रेंड्स, म्यूकस लेयर। इस म्यूकस लेयर से क्षारीय पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है, HCl से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, साल्ट बना लेता है, साल्ट प्लस जल बना लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि जब एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है और साल्ट बनता है, यानी लवण बन जाता है। यानी जल और क्या, ये क्षार और अम्ल जब रिएक्शन करते हैं तो जल बन जाता है, और ये क्या करते हैं, न्यूट्रल होके साल्ट बना लेते हैं, साल्ट का निर्माण, लवण का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। और फ्रेंड जब क्या है, जैसे हम ज्यादा भोजन कर लेते हैं या फिर ज्यादा स्पाइसी भोजन कर लेते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, हमें ढकार आने लगती है अजीब तरह का। ठीक है, जलन होने लगती है गले में। तो किस तरह से होता है, तो जैसे हम ज्यादा स्पाइसी भोजन कर लिए या फिर ज्यादा भोजन कर लिए, इसके बाद क्या होगा, HCl ज्यादा सिक्रेशन होने लगेगा। ठीक है, ज्यादा भोजन करने पे या ज्यादा स्पाइसी भोजन करने पे HCl का ज्यादा सिक्रेशन होने लगेगा, और हमारे अमाशय में जो भोजन पड़ा है उस भोजन का पीएच मान धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, डाउन होने लगेगा। ठीक है, डाउन होते होते बहुत ही डाउन हो जाएगा, यानी भोजन क्या है, ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा अम्लीय हो जाएगा, और ज्यादा अम्लीय होने को ही हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिडिटी। ठीक है फ्रेंड्स, एसिडिटी आपने सुना होगा। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम इनो या फिर कुछ उस तरह का लेते हैं, जो क्या करता है, इनो क्या होता है, क्षारीय लवण होता है, और वो जाके रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या करता है, उसको न्यूट्रल करता है। इस तरह से एसिडिटी हमारी कम हो जाती है। ठीक है, इस तरह से इसका होता है। इस तरह से आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दें इसको। जैसे भोजन क्या है, ओसियोफेगस से अमाशय में एंटर करता है, यानी स्टोमक में। स्टोमक की बात करें 30 सेमी लंबा होता है, और जो इसके आंतरिक भाग में एपिथेलियम ऊतक से बना होता है, और उस एपिथेलियम ऊतक में क्या है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, जठर ग्रंथियां से क्या है, एक एसिड HCl निकलता है,
और दो एंजाइम पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन निकलते हैं, जो क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। लेकिन HCl क्या करता है, इन्हें फिर एक्टिव कर देता है, और एक्टिव करने के बाद ये क्या करते हैं, जो भोजन के साथ प्रोटीन आए होते हैं उस प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, HCl से रिएक्शन करके किसमें पेप्सिन बनता है, पेप्सिन फिर रिएक्शन प्रोटीन से करता है जो भोजन में उपस्थित होता है, और फिर पेप्टेन में चेंज कर देता है उसको। इसके बाद अगर प्रोरेनिन की बात करें तो HCl से रिएक्शन करके रेनिन बन जाता है, और रेनिन के बाद फिर क्या करता है, जो दूध हम खाते हैं उसको किसमें चेंज कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, कैसिन में। ठीक है, अगर हम दूध खाना कम कर दें या दूध ना खाएं तो क्या है, धीरे धीरे क्या है, जो रेनिन है उसका सिक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। फिर दूध हम अगर खा लेते हैं तो इसका सिक्रेशन तेज हो जाता है, फिर से रिएक्शन करके कैसिन में चेंज कर देता है दूध को। ठीक है, इस तरह से होता रहता है। और इन सारी चीजों को जो ये एंजाइम है ये भी क्या है, एसिड होते हैं, और HCl भी तो ये बहुत बड़ा एसिड है। तो ये त्वचा को जल जाता है, यानी जो आंतरिक भाग है अमाशय के वो जल जाते हैं, लेकिन क्या है, एक परत पाई जाती है जिसे म्यूकस लेयर बोलते हैं, जो क्षारीय पदार्थों को क्या करता है, उत्पादित करता है। और HCl के जो HCl और ये जो पेप्सिन जो एसिड है इससे क्या करता है, रिएक्शन करके उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, और अमाशय के आंतरिक भाग जो होते हैं, आंतरिक सतह, वो जलने से बच जाते हैं। तो इस तरह से इनका फंक्शन होता है। अब हम यहीं पे आगे बात करने वाले हैं कि भोजन का जो जाता है एलिमेंट्री कैनाल अमाशय तक तो आ गया, अमाशय से अब कहाँ जाता है, तो अमाशय से अब आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि हमने वहां पे देख लिया कि जो स्टोमक था, स्टोमक में इस तरह भोजन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे प्रोटीन का क्या हुआ, प्रोटीन का यहाँ पे पाचन हो गया, लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का कोई पाचन नहीं हुआ, और न ही यहाँ पे क्या हुआ, लिपिड का कोई पाचन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट का जो बकल कैविटी है वहीं पे क्या हुआ था, 70% उसका पाचन हुआ था, लेकिन यहाँ पे केवल प्रोटीन का हुआ है पाचन। ठीक है, और भोजन क्या हुआ है, यहाँ पे अम्लीय हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से आप कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है, एक कुंडली संरचना इसकी आकार होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये वाला भाग होता है इस भाग को क्या बोलते हैं, डी। ठीक है, डी, यानी हम इससे पहले बात कर ले कि जो छोटी आंत होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्या है, 3 पार्टों में डिवाइड होता है, 3 पार्ट। अगर हम पहले पार्ट की बोले तो इसको क्या बोलते हैं, डेड्यूनम। ठीक है, डेड्यूनम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डेड्यूनम, और डेड्यूनम को क्या बोलते हैं, हिंदी बोले तो ग्रहणी। ठीक है, अगर हम अगले भाग की बात करें तो अगला भाग होता है इसका जेजुनम, जेजुनम। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीसरे भाग की बात करें तो इलियम होता है, इलियम। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, इलियम। तो इस तरह से 3 भाग में डिवाइड होता है। और जो ग्रहणी क्या होता है, ग्रहणी सबसे ऊपर वाला भाग होता है जो क्या है, अमाशय से ज्वाइंट होता है। तो जो ये वाला यू आकार का पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, डी, यानी डी फॉर डेड्यूनम। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ग्रहणी होता है। और जो उसके नीचे भाग होता है, ये वाली भाग की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, जे, यानी जेजुनम। जेजुनम को बोले तो यहाँ पे मध्य आंत बोलते हैं, हिंदी में बोले तो मध्य आंत। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसके नीचे होता है इसको बोलते हैं इलियम। ठीक है फ्रेंड्स, इलियम के बोले तो शेषात्र। ठीक है, जो कि सबसे लास्ट वाला भाग होता है छोटी आंत का। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है, इनको 3 भागों में डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो डेड्यूनम है सबसे ऊपर भाग है, ये यू आकार का होता है, जेजुनम मध्य आंत होता है, मध्य आंत, और इलियम क्या होता है, सबसे नीचे वाला जहाँ पे भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर ले कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी होती है, 6 से 7 मीटर। और 6 से 7 मीटर इसलिए हमें यह नहीं पता चलता है क्योंकि क्या है, यह एक कुंडली के आकार में ये एक मुड़ी हुई होती है, कुंडलित होती है एक जगह, इसलिए हमें पता नहीं चलता। लेकिन इसकी वास्तविक लंबाई की बात करें तो 6 से 7 मीटर होता है। ठीक है,
और फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि जो आंख का कौन सा भाग जो है वो आमाशय से जुड़ा होता है। तो कौन सा भाग जुड़ा होता है, हम देख रहे हैं कि जो डियोडेनम वाली है, ग्रहणी वाली भाग, वो क्या है, आमाशय से ज्वाइंट होता है। ठीक है, आमाशय से ज्वाइंट होता है। और अगर हम यहीं पे बात कर लें तो यहीं पे क्या है, इससे और कौन कौन से ग्रंथियां जुड़ी होती हैं, तो यहाँ पे हम बात कर लें, यहाँ पे जो यकृत होती है, ठीक है फ्रेंड्स, यकृत का जो यकृत होता है इस तरह से होता है, और यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से पित्ताशय वाला भाग होता है। ठीक है, पित्ताशय यहाँ से आके इसमें इकट्ठा होता है, और ये फिर क्या है, ये फिर जाके इस छोटी आंत में हम मिल जाती है। और यहीं पे क्या है, यहीं पे पैंक्रियाज कुछ इस तरह से होता है, और पैंक्रियाज जो जूस होता है यहाँ पे, वो क्या करता है, ये छोटी आंत में मिल जाता है। तो यानी जो लीवर होता है, जो लीवर से सिक्रेशन जो जूस होता है, और जो पैंक्रियाज से सिक्रेशन जूस होता है, वो किसमें मिलता है, तो ये ड्यूडेनम वाले भाग में होता है, ग्रहणी वाले भाग में। यानी आंत के जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ड्यूडेनम वाले जो ग्रहणी वाला भाग है वहां पे आके खुलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं ये सारे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि जो यहाँ पे भोजन आता है ड्यूडेनम में, वो क्या होता है, वो आके यहाँ पे जो लुगदी आकार जो काइट रूप भोजन आता है, यहाँ से पाचन स्टार्ट हो जाता है उस भोजन का। ठीक है, यहाँ से पाचन क्या है, स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात कर ले यहीं पे कि जो छोटी आंत होती है उसमें कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि जूस को स्रावित करने के लिए उसको प्रेरित करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे बात कर लें कि पहला जो ये जो है, पहला कौन सा इसमें हार्मोन पाए जाते हैं, इसमें सिक्रेटिन एक हार्मोन पाया जाता है जो कि क्या करता है, जो पैंक्रियाज जूस को स्रावित होने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम बात कर लें ग्रेस्टिन। तो ग्रेस्टिन क्या है, ग्रेस्टिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि किसके द्वारा स्रावित होता है, तो अग्नाशय द्वारा, पैंक्रियाज द्वारा स्रावित होता है। और यह क्या करता है, यह जो पैंक्रियाज जूस है उसको स्रावित करने के लिए ये प्रेरित करता है। यहीं पे हम मोलिटिन की बात कर लें तो मोलिटिन क्या है, मोलिटिन जो मध्य आंत और शेषांत्र है, यानी जो ये जेजुनम और इलियम वाला पार्ट है, इसमें पेप्सिन जो है स्रावित होने के लिए उसको प्रेरित करती है। ठीक है, आगे हम एस्ट्रोगैस्ट्रोन की बात कर ले तो एस्ट्रोगैस्ट्रोन एक हार्मोन होता है जो कि इलियम वाले भाग में पाया जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे HCl को कंट्रोल करने के लिए ये क्या है, एस्ट्रोगैस्ट्रिन हार्मोन होता है जो HCl को कंट्रोल करता है कि कितने मात्रा में HCl स्रावित होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे स्रावित होता है आमाशय में उसको कंट्रोल करता है। और ये पाया कहाँ जाता है, ये हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है, तो ये इलियम वाले भाग में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। यानी बात करें यहाँ पे प्रोटीन, ठीक है फ्रेंड्स, प्रोटीन, वसा और यहाँ पे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, तीनों का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। अगर हम बकल कैविटी में बात करें तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट का केवल वहां पे क्या डाइजेस्ट हो रहा था। अगर आमाशय की बात करें तो वहां पे क्या है, प्रोटीन का जो 90% भाग क्या हो रहा था, डाइजेस्ट हो रहा था, लेकिन लिपिड का कोई पाचन नहीं हो रहा था। लेकिन फाइनली जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो यहाँ पे क्या है, तीनों जो ये सब्सटेंस है इन तीनों का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और पाचन होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लसिका और ब्लड के द्वारा जो लाभदायक प्रोटीन पदार्थ होते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं, वो ब्लड में मिल जाते हैं। और ब्लड में मिलने के बाद कोशिकाओं में जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है और उसके माध्यम से क्या है, एनर्जी प्राप्त होती है पूरे बॉडी को। ठीक है, तो इस तरह से भोजन का क्या हुआ, पूर्ण पाचन की बात करें तो पूर्ण पाचन क्वेश्चन बन जाता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, यानी पूरी तरह से पाचित कहाँ हो जाता है। अगर पूरी तरह पाचन की बात करें, पूरी तरह पाचन छोटी आंत में हो जाती है। ठीक है, छोटी आंत में आके पूरी तरह भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। और डाइजेस्ट हो के फिर क्या है, यहाँ पे जल की मात्रा तो रह जाती है, जल की मात्रा यहाँ से अवशोषण नहीं होती। यहाँ से केवल जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत से केवल जो भोज्य पदार्थों में जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो डाइजेस्ट होने के बाद उन सारी चीजों को
छोटी आंत तो अवशोषित कर लेती है लेकिन जल का अवशोषित नहीं करती। जल का अवशोषित करने के लिए और जो अपशिष्ट पदार्थ बचे होते हैं, जो पचने के बाद जो बचते हैं, उन सारी चीजों को क्या करती है, छोटी आंत बड़े आंत में भेज देती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत बड़ी आंत, तो एक्चुअली में बात क्या है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यानी छोटी आंत होता है वो सबसे लंबी होती है। अगर हम यहाँ देखें तो 6 से 7 मीटर होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये क्या, इससे बहुत छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ा है उसको छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जा रहा है, जो लार्ज है उसको क्या कहा जा रहा है, लार्ज है तो उसको छोटा इंटेस्टाइन कहा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इसकी लंबाई से यहाँ मतलब नहीं है, चौड़ाई से मतलब है। जो छोटी आंत होती है उसकी क्या है, जो इसके नली होती है, जो पाइप होती है बहुत ही छोटी होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, बड़ी आंत होती है, उसके पाइप क्या है, चौड़ी होती है, यानी जो डायमीटर होता है उसकी वो ज्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पे ये जो छोटी आंत है इसको छोटी कहा जा रहा है, लेकिन लंबी ये सबसे ज्यादा है। और जो बड़ी आंत है वो क्या है, उसको बड़ी कहा जा रहा है क्योंकि उसका डायमीटर ज्यादा है लेकिन लंबाई उसकी छोटी है। ठीक है, इस तरह से है। अब भोजन क्या है, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। अब यहाँ पे हम बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं। बड़ी आंत में जाती है अवशिष्ट पदार्थ और जो बचे हुए जल है उसको भेज देता है छोटी आंत बड़ी आंत में। ठीक है, जिससे वहां पे बड़ी आंत में क्या है, उसका अवशोषण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिया है, छोटी आंत को पढ़ लिया है। छोटी आंत में क्या हुआ, भोजन जो था उसका पूर्ण पाचन हो गया, वहां पे कुछ अपशिष्ट पदार्थ और जल का अवशोषण नहीं हो पाया, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच गए और जल बच गए। तो उन जो पदार्थों का जो बचा हुआ भाग है वो कहाँ आते हैं, बड़ी आंत में आते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा भेजा जाता है। इसके बाद बड़ी आंत में जब आती है तो जो बड़ी आंत में है तो छोटी आंत यहाँ पे ज्वाइंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ज्वाइंट होता है। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको उंडक यानी सेकम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम बात कर लें कि जो बड़ी आंत होती है, अगर इसकी लंबाई की बात कर लें, लंबाई, ठीक है फ्रेंड्स, तो बड़ी आंत की लंबाई कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी नहीं, लगभग 1.5 मीटर के इतनी इसकी लंबाई होती है। अगर इसकी हम चौड़ाई की बात कर लें, चौड़ाई जो है, चौड़ाई 6.5 मीटर होता है। ठीक है, यानी ये बहुत चौड़ा होता है। और लंबाई की बात करें तो ये क्या होता है, सेमी में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लंबाई क्या है, 1.5 मीटर के लगभग होता है, और चौड़ाई कितना होता है, 6.5 सेमी यानी 6.5 सेमी के लगभग होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका लंबाई और चौड़ाई हो गया, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो बड़ी आंत होती है यानी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, 3 भागों में डिवाइड होता है। 3 भाग की हम बात करें, पहला भाग होता है सेकम। ठीक है फ्रेंड, सेकम जिसे उंडक भी कहते हैं। ठीक है, ये उंडक सेकम, इस वाले भाग को सेकम कहते हैं। अगर दूसरा यहाँ पे हम बात करें तो दूसरा होता है कॉलोन। ठीक है, जिसे बृहद आंत्र भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो यहाँ से लेके ये जो पूरा है ये क्या है, बृहद आंत्र में आते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें लास्ट में तो रेक्टम आता है। रेक्टम जो बृहद आंत के सबसे लास्ट वाला भाग होता है, ये वाला भाग। ठीक है, और यहीं पे हम कोलोन की बात कर लें तो जो कोलोन होता है ये भी क्या है, 3 भागों में डिवाइड होता है। पहला कौन सा होता है, पहला होता है आरोही, आरोही बृहदांत। ठीक है फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे असेंडिंग कोलोन। ठीक है, असेंडिंग कोलोन। और अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है ये अनुप्रस्थ कोलोन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, अनुप्रस्थ कोलोन। अगर हम तीसरे की बात करें यहाँ पे, तो तीसरा कौन सा होता है, डिसेंडिंग कोलोन यानी अवरोही कोलोन, अवरोही बृहदांत, डिसेंडिंग कोलोन।
तो हमने देखा कि जो लार्ज स्टेनटाइन होता है उसकी लंबाई 1.5 मीटर के लगभग होता है, चौड़ाई की बात करें तो 6.5 सेमी के लगभग होता है। और लार्ज स्टेनटाइन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सेकम और कोलोन और रेक्टम, ठीक है। और यही पे हम बात करें बृहदांत, तो बृहदांत 3 भागों में डिवाइड किया है। ये वाला भाग पे हम अगर बात करें तो असेंडिंग कोलोन होता है, ये अनुप्रस्थ कोलोन होता है, और ये अवरोही कोलोन यानी डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला भाग होता है रेक्टम होता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया। और अगर हम बात करें कि जो लार्ज स्टेनटाइन होता है इसके अगर हम कार्य की बात करें तो इसके मुख्य 2 कार्य होते हैं। पहला कौन सा कार्य होता है? जल का अवशोषण करना। क्या है? जल का अवशोषण करना। और अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम, ठीक है। यानी इसके मुख्य 2 कार्य कौन से हो गए? जल का अवशोषण करना, जो कि छोटी आंत द्वारा आता है जल, और जो छोटी आंत द्वारा भोजन का अवशोषण करने के बाद जो अपशिष्ट बचते हैं उनको बड़ी आंत के माध्यम से क्या करना है? शरीर से बाहर एग्जिट करना। ये 2 कार्य हो गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो ये वाला पार्ट होता है ये क्या होता है? ये असेंडिंग कोलोन होता है, ये अनुप्रस्थ कार्य होता है जो कि बृहदांत के होते हैं, और ये डिसेंडिंग कोलोन होता है। ये जो लास्ट होता है, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कोलोन का लास्ट भाग होता है वो कौन सा होता है? तो कोलोन का लास्ट भाग होता है रेक्टम, ठीक है। अगर स्टार्टिंग पूछ ले कि जो कोलोन का प्रारंभिक भाग कौन सा होता है, सबसे स्टार्टिंग भाग तो कौन सा होता है? सेकम यानी घुंडकम। और अगर बात कर ले यहीं पे कि छोटी आंत से भोजन का प्रवेश बड़ी आंत में कहाँ पे होता है, किस जगह पे होता है? तो सेकम वाले भाग से होता है, यहाँ से, ठीक है। और यहीं पे एक और पाया जाता है, यहीं पे एक अंग जिसे क्या कहते हैं हम? अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। जो कि क्या है? एक अवशेषीय अंग के रूप में यहाँ पड़ा होता है। इसका मानव शरीर में कोई काम नहीं होता। अगर ये क्या होता है? एक साइड से बिल्कुल फिक्स होता है, दूसरा साइड इसका खुला होता है। अगर किसी तरह से इसमें अगर भोजन चला गया तो भोजन को उसमें सड़ने गलने से क्या होता है? उसमें दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो लास्ट में उसके ऑपरेशन करके उसे वहां से निकलवाना पड़ता है, इसे काट कर डॉक्टर लोग निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? अपेंडिक्स जो है अवशेषीय अंग है, जो कहाँ पाया जाता है? ये सेकम वाले पार्ट में पाया जाता है। बृहदांत के जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस वाले भाग में पाया जाता है, ठीक है, जहां पे कि छोटी आंत की ज्वाइंट्स होती है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम अगले नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम स्पेशली जो ग्लैंड बचे हुए हैं उन सारे ग्लैंड को पढ़ेंगे। जैसे कि हम बात कर ले कि यहाँ पे सलाइवा ग्लैंड, और यहीं पे हम बात कर ले कि और लीवर की बात कर ले, लीवर भी एक ग्लैंड है। यहीं पे पैंक्रियाज की बात कर ले तो ये सारे ग्लैंड हैं। इन सारे चीजों को एक एक करके आगे हम पढ़ेंगे, क्लास लंबा हो जाएगा, इसलिए उन सारे चीजों को यहाँ पे हम नहीं करेंगे। उन सारी चीजों को हम एक क्लास में करके अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।